हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो टेस्ट 3 दिया है तो टेस्ट 3 में आप लोग फॉर्म फिलअप करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जब भी आप फॉर्म्स फिलअप करेंगे गूगल फॉर्म्स, जिसमें कि आपको टेस्ट भी देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर एक डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ। तो टेस्ट 3 जो कुछ दिनों पहले आप लोगों ने दिया है, तो नेम के जगह पर आप अपना नाम लिखेंगे। सपोज नाम अमूल कुमार। सिमिलरली क्लास 11th में अगर आप हैं तो 11th साइंस, और 12th के हैं तो 12 साइंस सेलेक्ट करेंगे। तो आप 12 साइंस में हैं। क्लास का रोल नंबर जो भी आपको क्लास में रोल नंबर मिला है, सपोज 269, तो जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर की जगह लिखेंगे। और एंड देन अब एक एक करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप वेक्टर पे टिक लगा देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड होता क्या है, अगर फील्ड हमारा कंजर्वेटिव है तो एक क्लोज्ड लूप में वर्क डन 0 होता है। क्लोज्ड लूप में वर्क डन मस्ट बी 0। ऑल्सो अगर दो पॉइंट के बीच अगर आप मूव कर रहे हैं तो वाट एवर भी योर पाथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप जा रहे हैं तो कोई भी आपका पाथ हो, किसी भी रास्ते से जाएं, वर्क डन हर एक केस में सेम होगा। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड का प्रॉपर्टीज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा कंजर्वेटिव फील्ड है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब भी कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसका आंसर होगा कंजर्वेटिव फील्ड। तो आप कंजर्वेटिव फील्ड में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E = F/Q। F का यूनिट होता है न्यूटन और Q का होता है कूलॉम। सो डेफिनेटली इसका आंसर होगा न्यूटन पर कूलॉम। तो आप न्यूटन पर कूलॉम में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेट टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करना, और ये भी जैक में आता है तो इसको जरूर से रखेंगे माइंड में। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, और A क्रॉस B जब आप करेंगे तो AB साइन थीटा होता है। सो इट विल बी PE साइन थीटा। तो टॉर्क डिपेंड कर रहा है P पे। P इज द डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो इसमें आप जानते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 से जब आप 90 तक चेंज करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज 0 से 1 तक वेरी करेगा। मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो जब हमारा थीटा 90 होगा तब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो हमारा जो टॉर्क है PE साइन थीटा, इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स when angle between the field and dipole is 90 degree, then torque will be maximum. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स, जैसा कि आप जानते हैं डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और साइन अपोजिट होगा। एक चार्ज अगर -Q है तो दूसरे का चार्ज +Q है। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और निगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में। तो दोनों को जब आप सम अप करेंगे तो 0 फोर्स मिलेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, डेफिनेटली देन नेट फोर्स विल बी 0। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देंगे, अगर हमारा फील्ड यूनिफॉर्म ना हो करके नॉन यूनिफॉर्म होता, मतलब फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अगर चेंज होता, देन force will be non-zero, but here net force will be 0. Why? Because field is uniform. अगर मैं इसी सेंटेंस में नॉन यूनिफॉर्म कर दूं then it will be non-zero. बट इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म के केस में नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इज 0. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है,
when is an electric dipole in stable equilibrium is in an electric field। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, तो जैसे आप जानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो मिनिमम होगा। और पोटेंशियल के लिए हम लोग फॉर्मूला देखें माइनस पी डॉट ई। तो पी डॉट ई, तो पी डॉट ई में जब डॉट का वैल्यू, जब ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से डिसाइड होगा माइनस पी ई कॉस थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस थीटा का हम लोग सपोज करिए अगर कॉस थीटा का वैल्यू 0 ले लेते हो, तो कॉस जीरो से ये टोटल 0 हो जाएगा। तो 3 केस आप देखें कि कॉस थीटा जब पॉजिटिव हो, तो कॉस थीटा पॉजिटिव 0 से ग्रेटर है, तो उस केस में हमारा वैल्यू माइनस पी होगा। और इसमें माइनस पी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसका वैल्यू -1 से +1 कॉस थीटा का वैल्यू वेरी करता है, जिसमें कि आपको मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है। जब ये मिनिमम वैल्यू होगा देन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो माइनस पी ई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हम लोग ओवरऑल हमें माइनस पी कॉस थीटा को मिनिमम बनाना है। तो ओवरऑल माइनस पी कॉस थीटा को मिनिमम बनाने के लिए कॉस थीटा को हमें 1 बनाना होगा। सो इट विल बी माइनस पी ई। तो पोटेंशियल जब हमारा माइनस पी होगा देन डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, अगर आपसे पूछते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तब आप जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो -1 करते, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता, तो प्लस पी, तो पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो उस केस में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए माइनस पी, जब उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट टॉप पर रखा है और कोई ऑब्जेक्ट बॉटम पर रखा है, तो जो बॉटम पे रखा हो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। वो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो U इज इक्वल टू माइनस पी। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने देखा है कि डाइपोल होता क्या है, तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और डाइपोल का डायरेक्शन होता है -q टू +q। तो यहाँ पे डाइपोल हमारा जो होगा, इसका डायरेक्शन की सिर्फ बात की जा रही है। सो इट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम -q टू +q चार्ज, निगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ ये होता है। नेक्स्ट है व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है, कब वो स्ट्रेट होता है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म, वो चेंज ना हो, ना तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आए, ना तो उसके डायरेक्शन में चेंज आए, इन दैट केस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी स्ट्रेट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन द फील्ड इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल जिसको कि P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता क्या है, तो चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, तो चार्ज का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, सो इट विल बी Q इंटू 2L। तो Q का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, और 2L इज द डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होता है, SI यूनिट मीटर। सो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, सो इट्स यूनिट विल बी कूलॉम मीटर, CM। नेक्स्ट 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है +3 माइक्रो कूलॉम ईच, दोनों का वैल्यू सेम है +3 माइक्रो कूलॉम। ईच आर 100 सेंटीमीटर अपार्ट। At what points on the line joining the charges will the electric intensity is 0? तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और आपको फाइंड करना है at what points on the line joining the charges will the electric intensity is 0। तो दोनों को ज्वाइन करने वाला जो मिड पॉइंट, वो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।
सपोज करिए अगर आप वहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिल्कुल मिड में रखते हैं तो फर्स्ट चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरा चार्ज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा और ओवरऑल वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो उसको किसी भी डायरेक्शन में फाइनली फोर्स फील नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है दैट विल बी 0, तो वो मिड पॉइंट पे पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चार्जेस of same magnitude and same sign are placed at the corners of each side, और साइड हमारा है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री जब आप यूज करेंगे तो सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो हमारा कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज हम लोगों ने प्लेस किया है और सेम साइन का। तो यहाँ पे जब आप सिमेट्री से देखेंगे तो फिर से सेंटर पर 0 फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स दैट विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो E.ds इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, और उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहेंगे, तो वर्क डन का जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है, जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा वंस अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसके अकॉर्डिंग जूल पर कूलम भी आप बोल सकते हैं, और इसे आप दूसरे फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। सपोज करिए वर्क डन है, वर्क डन पर, तो वर्क डन को आप न्यूटन मीटर लिख सकते हैं और क्यू को कूलम लिख सकते हैं। तो दूसरे फॉर्म में भी आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स एक तो यूनिट आपका जूल पर कूलम भी है और दूसरा यूनिट हमारा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम, ये भी हो सकता है। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, तो उसके रिलेटेड जो भी हमारा फॉर्मूलाज है तो आप 1 by 1 उसे चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो अगर इस फॉर्मूला से आप देखेंगे तो न्यूटन पर कूलम होना चाहिए। और अगर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप रिलेट करेंगे तो V का फॉर्मूला है -E.dr, V इज इक्वल टू -E.dr, और जब इसे डिफरेंशियल फॉर्म में आप लिखते हैं तो E इज इक्वल टू -dV/dr। तो dV मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, इनफाइनेटिसिमल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो dV पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और नीचे में dr है जो डिस्टेंस को बता रहा है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। हाँ, इसका मतलब दूसरा यूनिट भी है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखेंगे, F/Q लिखेंगे, देन इट्स यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। तो दोनों पॉसिबिलिटी है जिसमें वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग -dV/dr से फाइंड करेंगे यूनिट, देन इट विल बी वोल्ट पर मीटर। लेकिन अगर इसी को अगर आप F/Q से फाइंड करेंगे देन इट विल बी न्यूटन पर कूलम। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे तो डाइपोल क्या करता है, तो डाइपोल पे जस्ट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर टोटल फोर्स 0 लगता है। लेकिन अगर हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन ना हो, वो टिल्टेड हो, कुछ एंगल से 0 डिग्री एंगल ना बना रहा हो, उस केस में एक पर हमारा फोर्स लगेगा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एक पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है जस्ट उस पर अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये हमारा रोटेट कर सकता है, तो इस पर एक टॉर्क फील होगा।
और हमारा आंसर होगा when placed in uniform electric field then dipole experiences only a torque, सिर्फ टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन रहता नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस केस में वो एक नेट फोर्स को भी एक्सपीरियंस करता और एक नेट टॉर्क को भी एक्सपीरियंस करता, बट फील्ड इज यूनिफॉर्म सो इट ओनली एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ओनली टॉर्क, नेट फोर्स विल बी जीरो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम लोगों ने ड्रॉ करना सीखा है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली इनवर्ड होता है, तो इसका आंसर होगा रेडियली इनवर्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ पे टर्मिनेट होता है, तो निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है। अगर हमारा क्वेश्चन रहता पॉजिटिव, निगेटिव के जगह पे यहाँ पर अगर पॉजिटिव रहता, इन दैट केस हम लोग रेडियली आउटवर्ड को टिक करते। हमारा ये निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ टर्मिनेट होता है, तो निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है, तो ये रेडियली इनवर्ड होगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट कर सकता है। और आप जानते हैं कि अल्फा रेज, प्रीवियस क्लास में केमिस्ट्री में भी आप जानते हो कि रेडियो एक्टिविटीज में अल्फा बीटा गामा रेज, तो अल्फा रेज क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्फा रेज इज व्हाट, तो अल्फा रे क्या है, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है He2+, तो डबली चार्ज्ड हीलियम आयन है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। हमारा गामा रेज न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, एक्स रेज ये एनर्जी है विदाउट चार्ज, सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, तो ये आपका सही आंसर है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट जब आप एग्ज़ाम देंगे तो कुछ केस में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है SI यूनिट, तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने लिखा है CM-1, तो गूगल फॉर्म में पावर में इसे लिखने में का फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण ये इस फॉर्म में दिख रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको इस तरह से मिले तो आप इसे समझेंगे कि इट इज़ इन द पावर, दैट इज इसे आपको समझना है CM का पावर -1, ये पावर में आप समझेंगे। सिमिलरली यहाँ पे CM और यहाँ 2 लिखा हुआ, तो इसे आप समझेंगे कि M का पावर 2 है, बिकॉज गूगल फॉर्म में पावर के फॉर्म में लिखने में फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई इसे आप इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब भी इस तरह का मिले तो उसे उस तरह से ध्यान देंगे। अच्छा, तो जब आप लोग बना रहे होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे कुछ आंसर्स में टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण आपको गलत आंसर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये अल्फा पार्टिकल्स होगा। सिमिलरली एक और फर्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण आप लोगों को आंसर में भी स्केलर दिख रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर वेक्टर है, तो ये इसे आप ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो होप स्टूडेंट्स इसे आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना में कोविड के कारण हम लोग का रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास पर ध्यान देंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट करने के साथ इन केस अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है, तो वीडियो के लास्ट में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, या उसे मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और हम लोग जो टेस्ट ले रहे हैं ये टेस्ट हम लोग अब अल्टरनेट डे पर लेंगे, ताकि आप सब्जेक्ट के टच में रहें, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको ज़्यादा बेटर वे में हो पाए। और जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, जिसको कि आप कॉपी पर बनाते हैं, फिर उसको फ़ोटो खींच के भेजते हैं, तो उसको अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस करें। बहुत लोग फिजिक्स को सिर्फ एक लिटरेचर की तरह लिख देते हैं, तो ये लिटरेचर के साथ साथ बहुत क्वेश्चन में
डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। विदाउट डायग्राम वो मीनिंगलेस है। तो डायग्राम जरूर से ज़रूर बनाएं। सबसे पहले तो डायग्राम ही बनाएं, उसे अच्छे से बनाएं, और डायग्राम बनाने के बाद उसका जो टर्म्स है उसको शॉर्टकट में डिस्क्राइब करें। और उसका जो मैथ्स कहा जाता है, मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो जो उसका मैथमेटिकल डेरिवेशंस है वो आप क्लियरली उसको सुंदर से अच्छे से दिखाएं। इसी पर आपका मार्क्स मिलने वाला है। तो इसे जब भी आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी जब कर रहे हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर दिमाग में रखें। डायग्राम, फार्मूला, डेरिवेशंस, इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दें, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जिससे कि आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो। मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और मैथ्स जब इसका लैंग्वेज है, फिजिक्स का लैंग्वेज है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स आपको आएगा कहाँ। मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशंस करना है। तो होप लैंग्वेज का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाला। और बाय द वे, अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स आता भी है तो जो आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें, इन योर ऑन लैंग्वेज। कोई जरूरी नहीं कि किताब का रटा रटाया लैंग्वेज, जैसे आप बच्चे क्लास में जॉनी जॉनी यस पापा कह के रटते थे, क्या मतलब है, बच्चे उसको समझते नहीं थे लेकिन उसको रटते थे और उसे अच्छी तरह से याद भी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर रटने से ज़्यादा आप अपने दिमाग का यूज़ करें। सिर्फ रटना उसका सॉल्यूशन नहीं है। जो भी आप पढ़ते हैं उसको ग्रास्प करें कि अल्टीमेटली वो क्या है, और एग्ज़ाम में भी आप अपने वर्ड्स में लिखें, अपने जो आप समझ पा रहे हैं उसको लिखें। लेकिन इसमें ज़रूर कंसिडर करें कि डायग्राम और जो मैथमेटिकल टर्म्स है उसको ज़रूर से ज़रूर हम लोग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दें इंक्लूड करने का। सो होप स्टूडेंट्स, आप लोग नेक्स्ट टाइम से जो गलतियां इस बार आप लोगों ने किए हैं वो नहीं हो, और नेक्स्ट फिर आपका जब टेस्ट होगा तो उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग।